भारत और यूएई के ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचे और पीएम मोदी के साथ कुछ घंटे की बातचीत के बाद वापस लौट गए। उनकी इस यात्रा के दौरान ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। 2032 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। दोनों देशों के बीच एनर्जी, डिफेंस, स्पेस और फूड एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर में व्यापार बढ़ाने की योजना है। सर, क्या कुछ निकला इस यात्रा से? ये बड़ी छोटी यात्रा थी और ये शायद सिर्फ एक महत्वपूर्ण डील के लिए हुई थी, जो डील एलएनजी को लेकर है या सीएनजी लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर है। और उसी डील पर एक लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट तय हुआ है, जिसमें कि हर साल 15 लाख टन, करीब 1.5 मिलियन टन एलएनजी अगले 10 साल तक भारत इंपोर्ट करेगा। 2028 से इसकी डिलीवरी शुरू होगी और इसके साथ भारत एलएनजी के यूएई के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से है। यूएई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत सबसे बड़ा बायर बन गया है। यही एक महत्वपूर्ण डील थी। इसके अलावा जो कोशिशें थी, चूंकि भारत और यूएई के बीच एक पुराना ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको तात्कालिक तौर पर सबसे सफल एग्रीमेंट माना जा रहा है। हालांकि इसमें भारत का निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है, लेकिन अब एलएनजी की सप्लाई को लेकर और खासतौर से गैस की सप्लाई को लेकर सरकार थोड़ा ज़्यादा सतर्क दिख रही है। जिस तरीके की परिस्थिति पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर के आसपास बन रही है, तो यही वो डील थी जिस डील के कारण जो इस दौरे की, इस छोटे से दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके अलावा एफटीए की समीक्षा और रिव्यू से कुछ नई चीज़ें निकलेंगी जो आने वाले समय में दी जाएंगी। भारत की तरफ से कहा गया कि भारत ऑयल प्लस ट्रेड पर फोकस करना चाहता है, तेल के अलावा अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहता है और भारत अपना निर्यात बढ़ाने के लिए भी नए विकल्प खोलना चाहता है। जापान की नई प्रधानमंत्री तकाइची ने कहा है कि वे शुक्रवार को संसद के निचले सदन को भंग कर देंगी और मध्यवर्ती चुनाव कराएंगी। 3 महीने पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है। माना जा रहा है वे मध्यवर्ती चुनाव के जरिए जापान में अपनी लोकप्रियता का टेस्ट करना चाहती हैं, ताकि जापान को आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ाया जा सके। 8 फरवरी को होना है ये चुनाव। सर, क्या इसी कारण ये जो बाजार में उथल पुथल, बॉन्ड बाजार में उथल पुथल है, ये सब मची हुई है? आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट आई, जिसका एक हिस्सा ट्रंप की और यूरोप का टकराव था ग्रीनलैंड को लेकर, एक और हिस्सा जो सुर्खियों में नहीं आया वो जापान था। जापान में चुनाव होने हैं, पहले से पता थी। इस घोषणा के बाद जापान में कई बड़ी घटनाएं हुई बाजार में, जिन घटनाओं का परोक्ष रूप से असर हमें दिखाई दिया दोनों तरह से, जापान से जाने वाले निवेश को लेकर भी और जापान के भविष्य को लेकर भी। जैसे ही ये बात स्पष्ट हुई कि शुक्रवार को संसद भंग होगी और उसके बाद चुनाव होने की तैयारी हो रही है, उसके बाद जापान में बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, 4% के आसपास पहुंच गई। यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जापान की सरकार और भी ज़्यादा ब्याज, जापान का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा और इससे और ज़्यादा बॉन्ड यील्ड होगी। इसका सीधा असर हमें दिखाई पड़ा उस कैरी ट्रेड पर, जो पैसा जापान के बाजार से बाहर जाता था। अगर आप नियमित रूप से बोनस पॉइंट देख रहे हैं तो हम आपको बराबर इस तरफ इशारा करते रहे थे कि जापान में बॉन्ड यील्ड जब बढ़ना शुरू होंगी तो जापान से जाने वाली जो सस्ती पूंजी है, जो एक तरह से फ्री पूंजी थी जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता था, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से निकलना शुरू होगी, वापस जाना शुरू होगी। और इस वजह से हमने देखा कि जापान का जो बॉन्ड है, 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड 27 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। 20 से 30 साल की बॉन्ड यील्ड 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, 4% पर पहुंच गई, जबकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.2% के आसपास थी। और ये कर्व और ज़्यादा स्टीप दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने कहा कि उसमें आम ब्याज दरों में आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ 2 तरह से बाजार देख रहा है इसे एक तो लिज ट्रस के मूवमेंट के तौर पर देख रहा है। लिज ट्रस ने ऐसे ही एक बजट पेश किया था, आपको याद होगा, ब्रिटेन में, और उसके बाद बॉन्ड बाजार एकदम तेजी से चढ़ा था, यील्ड ऊपर गई थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी तरफ बाजार ये मान रहा है कि नहीं, ये जापान में लंबे समय के बाद जापान की जो इंटरनल स्टेट एसेट्स हैं उन पर रियल रिटर्न मिलना शुरू हुआ है। जापान के पेंशन फंड्स को, जापान के बचतकर्ताओं को, जिन्हें पिछले 2 दशकों से कोई रिटर्न ही नहीं मिलता था, जीरो था, उन्हें रिटर्न मिलना शुरू हुआ है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पैसा जापान के बाजार से निकल कर गया है वो जापान में वापस लौटेगा। इन 2 दुविधाओं के बीच आज पूरा बाजार खड़ा दिखाई देता रहा। जापान की बॉन्ड यील्ड ने तमाम निवेशकों को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर किया कि वापस जापान के बाजार में जाएं और वहां बेहतर रिटर्न हासिल करें। हालांकि यहाँ एक पैराडॉक्स था, एक कॉन्ट्रा ये था कि येन में भी मजबूती उस तरीके की नहीं आई। येन आज भी दबाव में था, गिरा हुआ था, जबकि डॉलर में कमजोरी थी। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि येन की मजबूती को लाने के लिए भी
जापान की का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। तो जापान एक ऐसा केस है जो अपने दोनों तरफ से जापान के भीतर की समस्याओं और जापान से बाहर जाने वाली पूंजी को लेकर अगले कुछ दिनों तक बाजार को प्रभावित करता रहेगा।